हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ते हैं कि द कमिंग ऑफ सोशलिज्म इन यूरोप। यूरोप में सोशलिज्म आया कैसे। सोशलिज्म आपने पढ़ लिया। सोशलिज्म का मतलब ऐसा आइडिया जो गरीब और अमीरी का भेदभाव ख़त्म करता है। सारी जितनी भी प्रॉपर्टी है, प्राइवेट प्रॉपर्टी, उसको ख़त्म करने की बात करता है। और पब्लिक सेक्टर, पब्लिक प्रॉपर्टी की बात करता है। पब्लिक प्रॉपर्टी का मतलब होता है जिसमें सारा कंट्रोल सरकार के हाथों में होता है। मैंने आपको सारी सिचुएशन बता दी थी कि ये आया क्यों, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन के कारण मजदूरों और महिलाओं की स्थिति खराब हो गई थी। इस वजह से परहैप्स वन ऑफ द मोस्ट फार रीचिंग विजन ऑफ हाउ सोसाइटी शुड बी स्ट्रक्चर ऑफ सोशलिज्म। सबसे ज़्यादा ज़रूरी हमें ये जानना कि सोशलिज्म में सोसाइटी का स्ट्रक्चर क्या होता है। बाय द मिड 19th सेंचुरी, मिड 19th सेंचुरी कैसी होगी? 1850 के आसपास की। इन यूरोप सोशलिज्म वाज ए वेल नोन बॉडी ऑफ आइडिया। विचारों की एक आइडिया था, मतलब विचार थे। देखो, ये संसार पहले विचारों में होता है, किसी के दिमाग में होता है, ये कोई सोचता है, फिर वो अपने आइडिया किसी पुस्तक या समाज के सामने पेश करता है। पुस्तक में आ गए, फिर कोई बिरला इन पुस्तकों से प्रेरणा पाकर समाज का स्ट्रक्चर बनाता है। ऐसा ही तो होता है ना। मान लो कोई भी चीज़ आपके आसपास देखो, कोई स्कूल, कोई ग्राउंड, वो पहले किसी के दिमाग में आता है कि ये कैसा होगा। उसके बाद उसका नक्शा बनाया जाता है, उसके बाद उसको भूमि पर उतारा जाता है। तो सोशलिज्म भी क्या था? एक आइडिया था। अभी इसने फॉर्म, जो फिजिकल फॉर्म है, उसका रूप नहीं लिया था। विचार थी, बॉडी ऑफ आइडियाज दैट अट्रैक्ट वाइड स्प्रेड अटेंशन, और जो लोगों को व्यापक स्तर पर अट्रैक्ट कर रही थी। क्यों अट्रैक्ट कर रही थी? क्योंकि जो कैपिटलिस्ट थे वो तो मुट्ठी भर थे ना, वो तो थोड़े से थे। मोस्टली जनसंख्या किसकी थी? लेबरर की थी, पीजेंट की थी और वुमेन्स की थी। तो लग रहा था कि सोसाइटी में अगर इतनी सारी बुराइयां हैं तो रामबाण भी यही है खत्म करने का। सोशलिस्ट वर अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी। इनकी विशेषताएं आपको पता होनी चाहिए। सोशलिस्ट सबसे पहले प्राइवेट प्रॉपर्टी का विरोध करते हैं, मतलब किसी भी व्यक्ति के पास प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। एंड देन saw it as the root of all social ills of the time। और ये कहता है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी ही सारी सामाजिक बुराइयों की जड़ है। अगर शोषण है मनुष्य का तो वो किसके कारण है? वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के कारण। अगर पूंजी एक व्यक्ति के हाथ में या कुछ व्यक्तियों के हाथ में मुट्ठी में सिमटी हुई है, वो भी प्राइवेट प्रॉपर्टी के कारण। अगर मार्केट में वस्तुओं के दाम बहुत ज़्यादा हैं, वो भी प्राइवेटाइजेशन के कारण है। इंडिविजुअल ओन्ड द प्रॉपर्टी दैट गिव एम्प्लॉयमेंट, बट द प्रॉपर्टीज वर कंसर्न्ड ओनली विद पर्सनल गेन एंड नॉट विद द वेलफेयर ऑफ दोज हु मेड द प्रॉपर्टी प्रोडक्टिव। देखो, इसने एक पूरी चैन दी आइडियाज की। कैसे दी? इन्होंने कहा किसी भी वस्तु के निर्माण के लिए 3-4 चीज़ें ज़रूरी होती हैं। सबसे पहले ज़रूरी होता है रॉ मटेरियल, इंफ्रास्ट्रक्चर, कंपनी जहाँ बनी होती है, पूंजी और लेबर, कैपिटल और लेबर। ये कहते हैं कि अगर लेबर ना हो तो कच्चा माल, इंफ्रास्ट्रक्चर और ये कैपिटल, पूंजी, ये सारी धरी की धरी रह जाएंगी। मतलब मान लो आप जूता बनाने की फैक्ट्री लगाते हो, आपके पास चमड़ा भी है, आपके पास मशीनें भी हैं, बट आप और पैसा भी है, लेकिन आपको मजदूर ना मिले तो आप जूते बना नहीं सकते। लेकिन इस लेबर को सबसे कम महत्व दिया जाता है। देखो वही सीधी सी बात है, वो तथ्य छुपा रहे हैं। अगर लेबर हो और ये तीनों चीज़ें हो, कपड़ा तो तब भी, जूता तो तब भी नहीं बन सकता। बट ये कहता है कि ये तीनों को लाभ मिल जाता है। मतलब पूंजी लगाने वाले जो कैपिटलिस्ट हैं वो ज़्यादा कमाते हैं। कैसे कमाते हैं? मान लो चमड़ा खरीदा उन्होंने 50 रुपये का, 50 रुपए की मशीनें भी लगाई उसने, और उसके बाद पूंजी लगाई, मतलब 100 रुपये। लेकिन जूता जो बनता है वो 500 रुपये का बनता है,
और इन 400 रुपये लाभ में से मजदूरों को सिर्फ 50 या 25 रुपये मिलते हैं। जो 350 रुपये हैं वो किसकी जेब में चले गए? पूंजीपति की जेब में चले गए। लेकिन यहाँ भी एक तथ्य है, मार्क्स छुपा देता है कि जूता बनने के बाद, जूता बनाने के लिए जो एफर्ट्स लगाए, पूंजी लगाए, उनसे बैंक लोन लिया, प्रॉपर्टी लगाई, उसको बेचने का भी, अगर बेचोगे ना तो जूता किसी काम का नहीं। मतलब उसने ये प्रूव करने की कोशिश की कि मजदूर जो हैं वो सबसे अहम कड़ी हैं किसी भी वस्तु के निर्माण में, और लेकिन उसको कम से कम लाभ मिलता है। और इसलिए ज़रूरी है कि मजदूरों को सबसे ज़्यादा लाभ मिले, बराबर का लाभ मिले। जो पूंजीपतियों को लाभ मिलता है वो पूंजीपतियों को भी मिले, जो पूंजीपतियों को लाभ मिलता है वो उसका जो एक बड़ा हिस्सा है वो मजदूरों को भी मिलना चाहिए। बट जो पूंजीपति हैं, कैपिटलिस्ट हैं, वो लेबरर का शोषण करते हैं और उनका कुछ भी जो लेबर है वो लौटाते नहीं हैं, और इसकी वजह से जो मजदूर हैं वो अपने आप को अलाइनेट घोषित करते हैं, मानते हैं। अलाइनेट का माने अलग थलग समझते हैं समाज से, अपनी वस्तुओं से उनका कोई लगाव नहीं होता, क्योंकि वो मतलब वस्तुएं जो हैं सिर्फ बिक्री के लिए बनती। तो बहुत सारी बातें हैं, खैर आप अभी वहाँ तक पहुँचे नहीं हैं, पूरी की पूरी बुक्स हैं मार्क्स की, तो पूरी थ्योरी है उनकी, तो कुछ बातें हैं वो समझ लो आप। इंडिविजुअल ओन्ड दैट, इन्होंने कहा जब कोई व्यक्ति किसी प्रॉपर्टी का मालिक बनता है, दैट गिव्स एम्प्लॉयमेंट, वो रोजगार तो देता है, बट द प्रॉपर्टीज टाइज्ड वर कंसर्न्ड ओनली विद द पर्सनल गेन, लेकिन वो सिर्फ अपने लाभ के लिए पैसा लगाता है, अपने लाभ के लिए ही वो रोजगार देता है। एंड नॉट विद द वेलफेयर ऑफ दोज हु मेड द प्रॉपर्टी प्रोडक्टिव, लेकिन उनके लिए वेलफेयर, उनके लिए कल्याणकारी नहीं है जो प्रॉपर्टी को प्रोडक्टिव बनाते हैं। मान लो 50 रुपये आपको, ये प्रोडक्टिव नहीं है जब तक आप इसको किसी चीज़ में नहीं लगाते, उसके ऊपर लेबर नहीं लगाते और दूसरी चीज़ें नहीं बनाते। So if the society as a whole rather than single individual control property, इसलिए एक व्यक्ति के अंदर प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसका कंट्रोल सोसाइटी को मिले, और सोसाइटी के कंट्रोल में जब आ जाती है प्रॉपर्टी तो जो लाभ है मिलेगा उस प्रॉपर्टी से वो पूरी सोसाइटी को मिलेगी। मोर अटेंशन वुड बी पेड टू कलेक्टिव सोशल इंटरेस्ट है, क्योंकि इससे क्या होगा, इंडिविजुअल का लाभ नहीं देखा जाएगा बल्कि सारे समाज के हित को देखा जाएगा। और इसलिए सोशलिस्ट वांटेड दैट द चेंज कैंपेन्ड फॉर इट, और उन्होंने ये भी माना कि चेंज ऐसे आएगा नहीं। मतलब ये भी माना मार्क्स ने कि इंग्लैंड जैसे देश में क्रांति करने की ज़रूरत नहीं है, बट और देशों में जहाँ पर सरकारें मजदूरों के हित में कानून नहीं बनाती, वहाँ ये ज़बरदस्ती चेंज लाया जाना चाहिए। मतलब प्राइवेट प्रॉपर्टी को छीन लेना चाहिए, किसी के हाथों में प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं रहना चाहिए, और जो प्रॉपर्टी है वो सोसाइटी की हो जानी चाहिए। ये अभी चाइना, रशिया, दक्षिणी कोरिया, उत्तरी कोरिया जिसके किम जोंग जो हैं वो शासक हैं, और नॉर्थ कोरिया, और एक देश है मैक्सिको, ठीक है, वहाँ भी क्या है साम्यवादी सरकारें, और देशों में भी हैं, लेकिन थोड़ा सा स्वरूप ऐसा नहीं रहा जो 18वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी में मार्क्सवाद का था। हाउ कुड ए सोसाइटी, हमारे देश में भी बहुत सारी मार्क्सवादी पार्टियां हैं। हाउ कुड ए सोसाइटी विदाउट प्रॉपर्टी ऑपरेट, व्हाट वुड बी द बेसिस ऑफ सोशलिस्ट सोसाइटी। अब ये पूरा आइडिया बताएगा। देखो इसकी खास बात ये थी सोशलिज्म की कि मार्क्स ने सिर्फ आइडियाज़ नहीं रखा, उसकी पूरी रूपरेखा दी कि आप लिबरल सरकार को हटाओगे, प्राइवेट जो पूंजी है वह प्राइवेट हाथों से लोगे तो आगे किसको दोगे। ओके तो इस वजह से जो फॉलोअर थे इसको मानने वाले, उनको पता था कि हमारी राहें आगे की क्या हैं। ये नहीं कि क्रांति करके घर बैठ गए और पता ही नहीं आगे क्या करना है।
सोशलिस्ट हैड डिफरेंट विजन ऑफ द फ्यूचर, सम बिलीव्ड, देखो मैंने यही पहले बताया था कि अलग अलग है, इसके डिफरेंट विजन है, लोगों ने समाजवाद को अलग अलग तरीके से लिया है। कुछ लोग कुछ बिलीव करते हैं इन द आइडिया ऑफ कोऑपरेटिव, वो कहते हैं कुछ लोगों ने आइडिया दिया कि सहकारी समितियों की स्थापना होनी चाहिए। सहकारी समितियों के अनुसार जो प्रॉपर्टी है, ज़मीनें हैं, खेती मिलजुल कर लोग करें और उसका फ़ायदा सभी आपस में बांट लें। बट अगर आप देखोगे तो कोऑपरेटिव जो है इसमें कुछ लोग काम करने वाले होते हैं, कुछ नहीं काम करने वाले होते हैं, तो इससे कोऑपरेटिव्स में काम सही ढंग से नहीं होता और ये फेल हो जाती। लेकिन वो आगे की बात है। तो हमने यहाँ देखना है कि बहुत सारे लोग कोऑपरेटिव सोसाइटी की मांग कर रहे थे, जिसमें रॉबर्ट ओवन एक था, लेकिन मार्क्स ने इसके विचारों को ज़्यादा महत्व नहीं दिया, बल्कि इनको कहा कि ये तो कल्पनावादी है, इस तरह के विचार सही नहीं है, जो मैं बता रहा हूँ वो सही है। ए लीडिंग इंग्लिश मैन्युफैक्चरर शो टू बिल्ड ए कोऑपरेटिव कम्युनिटी कॉल्ड न्यू हार्मोनी इन इंडियाना, यूएसए। जो एक इंग्लिश मैन्युफैक्चरर था उसने कहा, ए लीडिंग इंग्लिश मैन्युफैक्चरर जो रॉबर्ट ओवन था, वो एक इंग्लिश थिंकर था, उन्होंने कहा कि कोऑपरेटिव कम्युनिटी स्थापित की जानी चाहिए, जैसे यूएसए में है न्यू हार्मोनी नाम से। अदर सोसाइटी फेल्ट दैट, दूसरे सोशलिस्ट हैं वो महसूस करते थे दैट कोऑपरेटिव कुड नॉट बी बिल्ट ऑन ए वाइड स्केल ओनली थ्रू इंडिविजुअल इनिशिएटिव। दे डिमांडेड दैट गवर्नमेंट इनकरेज कोऑपरेटिव। कुछ लोगों ने ये कहा कि लोग मतलब एक व्यक्ति ये काम नहीं कर सकता, गवर्नमेंट को ये काम करने चाहिए कि वो कोऑपरेटिव को इनकरेज करे। इन फ्रांस फॉर इंटेंस लुइस ब्लैंक wanted the government to encourage cooperative and replace capitalist enterprises। और उन्होंने कहा, जो लुइस ब्लैक थे ये फ्रांस के थे, इन्होंने कहा कि गवर्नमेंट को ऐसा करना चाहिए कि इन कोऑपरेटिव को स्थापित करना चाहिए, जो ये प्राइवेट पूंजी वाले इंटरप्राइजेस हैं इनकी जगह इनको कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में बदल देना चाहिए। मतलब ये है कि मान लो ये कंपनी है, ये किसी एक व्यक्ति ए के हाथ में है, अब क्या करना चाहिए, इस ए को हटा करके बहुत सारे लोगों के इनके शेयर बेच देने चाहिए और बहुत सारे लोगों को के अधीन ये कोऑपरेटिव सोसाइटी आनी चाहिए। These cooperative were to be association of people who produce goods। ये लोगों की कोऑपरेटिव होनी चाहिए जो गुड्स बनाए, वस्तुएं बनाए एक दूसरे से और लाभ भी शेयर करें। देखो आपने सुना होगा अमूल डेयरी के बारे में। अमूल डेयरी किसी एक व्यक्ति की नहीं है, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है। इसमें क्या है, हजारों जो महिलाएं हैं, एक दो गायें रखती हैं, 3 गायें रखती हैं, उनके उन्हीं के हिसाब से शेयर हैं। जितना ही अमूल कंपनी कमाती है और जितनी ये औरतें हैं, 2-3 हजार औरतें जो अपनी गायों का दूध इस कोऑपरेटिव सोसाइटी में बेचती हैं, वो सारी आपस में बांट लेती हैं। अच्छा आइडिया है, एक व्यक्ति ना कमाए उससे, लेकिन जो लक्ष्य डेयरी है दूध की, वो एक अकेले व्यक्ति का इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है। तो इस वजह से कार्ल मार्क्स और उसके जो सहयोगी हैं वो ये मानते हैं कि जो कोऑपरेटिव के द्वारा लाभ है वो एक व्यक्ति को नहीं बल्कि पूरी सोसाइटी को मिलते हैं। कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंजल्स, जो फ्रेडरिक एंजल्स था भाई, वो मार्क्स का दोस्त था और जीवन पर्यंत उनका दोस्त रहा, उनके लिए लिखता रहा। कार्ल मार्क्स की स्थिति बहुत खराब हो जाती अगर फ्रेडरिक एंजल्स उनके जीवन में ना आते। तो फ्रेडरिक एंजल भी कहते हैं added their other ideas to this body of arguments. Marx argued that industrialist society was capitalist and capitalists owned the capital invest in factory। ये कहते हैं मार्क्स के अनुसार के साथ ही एंजल्स ने लिखा कि जो सोसाइटी है वर्तमान की औद्योगिक जिसमें इंडस्ट्रीज हैं वो एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी है। कैपिटलिस्ट का मतलब जहाँ कैपिटल्स के हाथ में पूंजी है,
और ये कैपिटल्स क्या करते हैं? ये कैपिटल्स लोगों का शोषण करते हैं जो उनकी फैक्ट्रीज में काम करते हैं। एंड प्रॉफिट ऑफ द कैपिटलीज वर प्रोड्यूस बाय वर्कर, लेकिन जो फायदा होता है उस कंपनी में वो तो मजदूरों की देन है ना। तो मजदूरों को उस जो प्रॉफिट है उसका लाभ क्यों नहीं मिलता। और ये सारी बात इसलिए है क्योंकि पूंजी प्राइवेट है। पूंजी का जो कंट्रोल है वो एक कैपिटलिस्ट व्यक्ति के हाथ में है। वर्कर हैड टू ओवरथ्रोन कैपिटलिस्ट, और इसका एक ही इलाज है कि अपने जो इलनेस है या अपनी जो मजबूरियां हैं, दास्ता है, बुरी हालत है, उसको दूर करने के लिए इन कैपिटलिस्ट को उखाड़ फेंक देना चाहिए और व्यक्ति से प्राइवेट पूंजी छीन ली जानी चाहिए। मार्क्स बिलीव दैट, और मार्क्स ये विश्वास करते थे वर्कर्स को ये काम करना चाहिए, वर्कर्स को एक पार्टी बनानी चाहिए और एक ऐसी रेडिकल सोसाइटी स्थापित करनी चाहिए जहां प्रॉपर्टी का पर सोशली कंट्रोल हो, मतलब सारे समाज का कंट्रोल हो, किसी एक व्यक्ति का नहीं। दिस वुड बी ए कम्युनिस्ट सोसाइटी, और ऐसी सोसाइटी को साम्यवादी सोसाइटी बोलते हैं। ये समाजवाद से बाद की स्थिति है। जो समाजवादी सोसाइटी है, सोशलिस्ट सोसाइटी जिसे बोलेंगे, उसमें तो मजदूरों की पार्टी और मजदूरों की सरकार रहेगी, लेकिन जो कम्युनिस्ट सोसाइटी होगी वो क्लास लेस, मैंने कई बार बताया आपको, क्लास लेस और स्टेट लेस होगी, जिसमें ना राज्य होगा और ना ही क्लास होंगी। मतलब जो सोशलिस्ट स्टेट है उसमें तो सरकार होगी मजदूरों की, बट एक समय ऐसा आएगा कि लोग इस चीज़ के आदी हो जाएंगे कि वहाँ सोशलिस्ट सोसाइटी की भी ज़रूरत नहीं रहेगी और ना वहाँ पूंजीपति रहेंगे। ही वाज कन्विंस्ड, वह वर्कर्स को आह्वान करता है कि मजदूरों खड़े हो जाओ। ये एक फेमस स्टेटमेंट है उसकी, मजदूरों खड़े हो जाओ, आपके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है सिवाय चैन के। मतलब अपनी गुलामी ही तोड़ोगे आप, इसलिए आपको मिलकर लड़ना चाहिए। किसके विरुद्ध? कैपिटलिस्ट के विरुद्ध। आप हिंदी कविताएं बहुत सारी पढ़ते हो जिसमें इसी तरह किसान मजदूरों का आह्वान किया जाता है कि आप खड़े हो जाओ, जब भी क्रांति आएगी बड़ी बड़ी महल अट्टालिका जो है वो धंस जाएंगी, छोटे पौधे लहराते रहेंगे, झोंपड़ियां बनी रहेंगी और आपकी चैन टूट जाएगी। गुलामी की जंजीरें हैं और एक कम्युनिस्ट सोसाइटी की स्थापना होगी। सपोर्ट फॉर नेशनलिज्म, सोशलिज्म, और सोशलिज्म को सपोर्ट कैसे मिला? बाय द 1870 सोशलिस्ट आइडिया स्प्रेड थ्रू यूरोप में फैल गया, और जो कैपिटलिस्ट देश थे जहाँ कैपिटलिस्ट सरकारें थी वो इसको एक भूत की तरह ले रही थी कि साम्यवाद का जो पिशाच है वो फैल रहा है और सारी जो कैपिटलिस्ट गवर्नमेंट है उनको हरा देगा। इस वजह से कई साल रशिया और अमेरिका में युद्ध की स्थिति रही है। टू कोऑर्डिनेट देयर एफर्ट्स, सोशलिस्ट फॉर्म्ड एन इंटरनेशनल बॉडी, नेमली द सेकंड इंटरनेशनल। रशिया में एक सेकंड इंटरनेशनल नाम की एक संस्था स्थापित हुई जिसमें वो सारे लोग जुड़े हुए थे भाई जो सोशलिस्ट आइडिया से मतलब सोशल आइडिया को सपोर्ट करते थे, मानते थे कि हाँ इस तरह से होना चाहिए। भारत के भी एक बड़े नेता थे एम.एन. रॉय, वो इस सेकंड इंटरनेशनल के सदस्य थे। वैसे क्रांतिकारी बनके वो यूरोप गए थे हथियार लेने के लिए, लेकिन बाद में वो मार्क्सवादी हो गए और वो रशिया चले गए। वर्कर्स इन इंग्लैंड एंड जर्मनी बिगेन फॉर्मिंग एसोसिएशन। इस आइडिया से इंग्लैंड और जर्मनी के जो बहुत सारे वर्कर्स थे उन्होंने अपनी एसोसिएशन स्थापित करना शुरू कर दी। देखो मैं आपको बताती हूँ, अगर आपने 9th में चैप्टर पढ़ा है पोलैंड की स्टोरी पोल साइंस में, उसमें क्या होता है, एसोसिएशन बनाने की अनुमति नहीं होती मार्क्सवादी देशों में। लेकिन सबसे पहले तो यही था नहीं कि जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी है उसमें मजदूरों की एसोसिएशन स्थापित शुरू हुई टू फाइट फॉर देयर बेटर लिविंग एंड वर्किंग कंडीशन।
अपनी वर्किंग कंडीशन को ठीक करने के लिए और अपनी जीवन दशाओं को ठीक करने के लिए। दे सेट अप फंड टू हेल्प मेंबर इन टाइम ऑफ डिस्ट्रेस एंड डिमांड ए रिप्रोडक्शन ऑफ द वर्किंग आवर्स एंड राइट टू वोट। और इन एसोसिएशंस ने क्रांति तो नहीं की, लेकिन वर्कर्स के लिए डिमांड शुरू कर दी कि अब आप क्या करो, अब आप हमारे घंटे निश्चित करो काम के, हमें राइट टू वोट दो, हमें अगर कोई इंजरी हो जाती है काम करने के वक्त तो जो मालिक है वो हमें मुआवजा दे, हमारी जॉब सिक्योरिटी हो। इन जर्मनी द एसोसिएशन वर्कड क्लोजली विद द सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, और एक सोशल डेमोक्रेटिक के साथ ही काम करती थी ये एसोसिएशन। पीछे 2000 में इस पार्टी ने इलेक्शन भी जीता था जर्मनी का, एंड हेल्प टू इट विन पार्लियामेंट्री सीट्स। 1905 में सोशलिस्ट एंड ट्रेड यूनियन फॉर्म्ड ए लेबर पार्टी इन ब्रिटेन में भी लेबर पार्टी बनी, और आपको पता है आज भी लेबर पार्टी ब्रिटेन में राज कर रही है, लेकिन पार्लियामेंट्री फॉर्म से। देखो मार्क्स कभी भी पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट को अच्छा नहीं समझते थे, कभी सपोर्ट नहीं करते थे, लेकिन यही मैं कहना चाहती हूँ बार बार कि सोशलिज्म ने अपने आप को ढाला है। तो ब्रिटेन में सोशलिस्ट पार्टी बनी, बाद में इसे लेबर पार्टी बनी, फ्रांस में सोशलिस्ट पार्टी बनी। However, till 1914 socialist never succeeded in forming a government। 1914 तक कहीं भी सोशलिस्ट गवर्नमेंट बनी नहीं, मतलब ये पार्टियां तो बनी हर जगह, हमारे देश में 1925 में पार्टी बनी, लेकिन सरकार कहीं नहीं बनी। इन यूरोप रिप्रेजेंटेड बाय स्ट्रॉन्ग फिगर इन पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स, देयर आइडिया डिड नॉट शेप लेजिस्लेशन। क्योंकि यूरोप में पार्लियामेंट्री पॉलिसीज, जो इंग्लैंड था ना, इंग्लैंड जो है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट का एक बड़ा उदाहरण बन चुका था कि पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट बेस्ट है, बिना किसी खून खराबे के, लोगों के पास शक्तियां हैं, पावर हैं, राजा को हटा दिया गया है, मोनार्क कॉन्स्टिट्यूशनल हेड बना दिया गया है। तो यूरोप में बात इनकी जमी नहीं, बट गवर्नमेंट कंटिन्यू टू बी रन बाय द कंजर्वेटिव। अब भी जो गवर्नमेंट है वो कंजर्वेटिव, लिबरल और रेडिकल्स के द्वारा चलाई जा रही थी। दिस इज द पेंटिंग ऑफ पेरिस कम्यून 1871। और इसमें क्या है, बहुत सारे लोग जो है पेरिस में इकट्ठे हुए थे इस पीरियड में, और एक कम्यूल स्थापित हुई थी, एसोसिएशन स्थापित हुई थी। कम्यूल का मतलब होता है ऐसी संस्था जो मार्क्स के विचारों से प्रभावित थी, मार्क्स को मानती थी और मार्क्स के आधार पर इस देश में क्रांति लाना चाहती थी। कम्यून बोलते हैं इसको। और सबसे बड़ा जो सोशलिस्ट का प्रतीक था, सोशलिस्ट लैंडमार्क्स का प्रतीक था, वो था रशियन रेवोल्यूशन। 1917 में ये क्रांति हुई। बड़ी पृष्ठभूमि है इसके पीछे, ये कल करेंगे। थैंक यू।